उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कमरे का दरवाज़ा खुला और कॉटर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सोचो विचार के गहरे तासुरात थे। सामने कुर्सी पर लीसा बैठी हुई थी। कॉटर को अंदर आते देखकर चौंक पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? लीसा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र करो मेरे चेहरे पर 12 ही बजे हैं। अगर वक्त ज़्यादा हो गया होता तो तुम्हें मेरा चेहरा भयानक और इंतहाई खौफनाक नजर आता और मुझे देखते ही तुमने यहाँ से भाग जाना था। कॉटर ने चौंक कर और फिर अचानक खुद को संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा। इसकी मुस्कुराहट धीमी सी थी। वो शायद इस मुस्कुराहट के पीछे अपनी परेशानी और चिल्लाहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लीसा एक तरबियत याफ्ता लेडी एजेंट थी। इसे भला ये तासुरात कैसे छुप सकते थे? मजाक मत करो और मुझे बताओ कि क्या मामला है। तुम साइफन से बात करने गए थे, हुई उससे बात? अगर हुई है तो क्या कहा है उसने? लीसा ने इसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा तो कॉटर एक तवील सांस लेता हुआ उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। बहुत तेज नजरें हैं तुम्हारी, तुमसे कुछ छुपाना वाकई ही नामुमकिन है। कॉटर ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं तेज नजरों की मालिक हूँ और तुम शायद भूल रहे हो कि मैं चेहरा शनास भी हूँ। मुझसे कोई लाख कुछ छुपाने की कोशिश करे लेकिन छुपा नहीं सकता, लीसा ने कहा। हाँ, मैं शायद ये बात भूल गया था। कॉटर ने फिर मुस्कुरा कर कहा। अब मुझे गोल गोल मत घुमाओ, बताओ क्या हुआ है? लीसा ने मुंह बनाकर कहा। ब्लैक डॉन को जानती हो? कॉटर ने कहा। ब्लैक डॉन? क्या मतलब, कौन है ये? लीसा ने हैरत भरी लहजे में कहा। फिर वो यकलख्त उछल पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात गहरे होते चले गए। तुम इस इंटरनेशनल स्मगलर ब्लैक डॉन की बात तो नहीं कर रहे, जो अंडरवर्ल्ड का किंग है और पूरी दुनिया के लिए हवा बना हुआ है? और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उसकी असलियत जानता होगा। वो हमेशा गुमनाम और अंडरग्राउंड ही रहता है, लीसा ने कहा। हाँ, मैं इसी ब्लैक डॉन की बात कर रहा हूँ, कॉटर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं ये नहीं जानती कि ब्लैक डॉन असल में है कौन और इसका असल नाम क्या है, लीसा ने कहा। इसके बेशुमार नाम और रूप हैं। वो वक्त के साथ अपना नाम और मेकअप तब्दील करता रहता है और हर बार एक नए अंदाज और नए रूप में ही सामने आता है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो इंटरनेशनल स्मगलर ब्लैक डॉन है, कॉटर ने कहा। हाँ, मगर ब्लैक डॉन को हमारे मिशन से क्या ताल्लुक? तुम इस वक्त इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? लीसा ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मैं कहूँ कि हमारे मिशन का ताल्लुक ही ब्लैक डॉन से है तो तुम क्या कहोगी? कॉटर ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा तो लीसा के चेहरे पर मौजूद हैरत और ज्यादा बढ़ गई। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम जानते हो कि मैं ऐसी उलझी हुई बातें सुनना पसंद नहीं करती, लीसा ने मुंह बनाते हुए कहा। साइफन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर कासिम को पाकिशिया लाने वाली शख्सियत पाकिशियाई लॉर्ड सिकंदर था। वो लॉर्ड सिकंदर की ईमा पर एक्रीमिया से कोड बॉक्स चोरी करके लाया था। उसे एक्रीमिया से पाकिशिया तक लाने का सारा प्लान लॉर्ड सिकंदर ने ही तरतीब दिया था, कॉटर ने कहा। हाँ, जानती हूँ, लीसा ने कहा। लॉर्ड सिकंदर असल में ब्लैक डॉन ही का रूप है, कॉटर ने कहा तो लीसा बेइख्तियार उछल पड़ी। क्या मतलब, तुम ये कहना चाहते हो कि लॉर्ड सिकंदर असल में ब्लैक डॉन है? लीसा ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक डॉन ने लॉर्ड सिकंदर का रूप इख्तियार कर रखा था। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि ब्लैक डॉन के हज़ारों रूप हैं और वह ज़रूरत के वक्त अपना रूप और नाम बदल कर गायब हो जाता है। इस तरह उसने डॉक्टर कासिम को भी नाराग की लेबॉर्ट्री से कोड बॉक्स चोरी करने और उसे पाकिशिया लाने के लिए लॉर्ड सिकंदर का रूप इख्तियार किया था। इसके बाद इसने हमें और पाकिशियाई एजेंसियों को धोखा देने के लिए अपने एक ख़ास इलाके में नकली डॉक्टर कासिमो और डॉक्टर बॉक्सिस के सेट अप कायम किए और असल डॉक्टर कासिम को लेकर गायब हो गया, कॉटर ने कहा। मैं अब भी नहीं समझी कि तुम कहना क्या चाहते हो। डॉक्टर कासिम एक नाम है और तुम डॉक्टर कासिमो और कोड बॉक्सेस कह रहे हो। क्या मतलब हुआ तुम्हारी इस बात का? लीसा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम जहां से कोड बॉक्स लाए थे वहां पर लॉर्ड सिकंदर ने नकली डॉक्टर कासिम का एक सेटअप तैयार नहीं किया था। इसने इसी इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे 3 सेटअप बना रखे थे जहां 2 और डॉक्टर कासिम मौजूद थे। इनके पास भी वैसे ही कोड बॉक्सेस मौजूद थे जैसे नाराग की लेबॉर्ट्री से चोरी किया गया था, कॉटर ने कहा तो लीसा हैरत से उसकी शक्ल दिखती रह गई। लॉर्ड सिकंदर ने जानबूझकर ऐसे सेटअप बनाए थे ताकि अगर किसी को नकली डॉक्टर कासिम और नकली कोड बॉक्स का इल्म हो जाए और वो दोबारा डॉक्टर कासिम और कोड बॉक्स की तलाशी में जाए तो उसे दूसरा और फिर तीसरा डॉक्टर कासिम और कोड बॉक्स मिल जाए और इस तरह हम सब नकली डॉक्टर कासिम और नकली कोड बॉक्सेस के पीछे भागते रह जाएं। इसका फ़ायदा उठाकर वो डॉक्टर कासिम को लेकर कहीं भी गायब हो सकता था
और उसने ऐसा ही किया है, कॉटर ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर कासिम ने नाराग की लेबॉर्ट्री से कोड बॉक्स लॉर्ड सिकंदर के लिए नहीं बल्कि ब्लैक डॉन के लिए उड़ाया था, लीसा ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। हाँ यही बात है, कॉटर ने कहा। लेकिन क्यों? ब्लैक डॉन ने ऐसा क्यों किया था? और क्या डॉक्टर कासिम जानता है कि उसने ये काम ब्लैक डॉन के कहने पर किया है? लीसा ने इसी अंदाज में कहा। इस बात का मुझे इल्म नहीं कि डॉक्टर कासिम ये बात जानता है या नहीं कि उसने कोड बॉक्स लॉर्ड सिकंदर के कहने पर नहीं बल्कि क्राइम किंग ब्लैक डॉन के कहने पर चोरी किया है। लेकिन ये बात तय है कि ब्लैक डॉन ने डॉक्टर कासिम को अपनी तहवील में ले रखा है और वो किसी सूरत में डॉक्टर कासिम और इसके मौजूद कोड बॉक्स को पाकिशिया के हवाले नहीं करेगा। ब्लैक डॉन कोड बॉक्स का खुद फ़ायदा उठाएगा और उसे महंगे दामों फरोख्त करने का प्रोग्राम बना रहा होगा। ब्लैक डॉन के बारे में जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक वो खरबपति होने के बावजूद दौलत का रसिया है। उसका बस नहीं चलता कि वो पूरी दुनिया की दौलत समेट कर अपने कब्जे में कर ले और दौलत हासिल करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, कॉटर ने कहा। तुम्हें ये सब बातें किसने बताई हैं? लीसा ने कहा। जाहिर है साइफन ने। और किसने बतानी थी मुझे ये सब बातें? कॉटर ने कहा। क्या कहा है साइफन ने? लीसा ने कहा। मैंने इसे शिकवा किया था कि उसने हमें डॉक्टर कासिम के बारे में गलत मालूमात मुहैया की थी। कसीर मुआवजा देने के बावजूद हमारे हाथ नकली डॉक्टर कासिम और नकली कोड बॉक्स लगा है तो वो भी परेशान हो गया। इसने मुझसे चंद घंटों का वक्त मांगा था और अब मैंने दूसरे कमरे में जाकर स्पेशल ट्रांसमीटर पर इससे दोबारा बात की तो उसने बताया कि उसने मकामी एजेंटों से रब्ता करके लॉर्ड सिकंदर के बारे में मालूमात हासिल की हैं। मकामी एजेंटों ने उसे चंद ऐसे वाक़यात बताए जिनके मुताबिक लॉर्ड सिकंदर का ताल्लुक ब्लैक डॉन से बन रहा था। तो साइफर ने ब्लैक डॉन का डाटा चेक किया। उसके डाटा में ब्लैक डॉन के बारे में चंद अहम मालूमात थी। जब उसने डाटा को लॉर्ड सिकंदर के डाटा से मैच किया तो इस पर भी ये हकीकत आया हो गई कि लॉर्ड सिकंदर ब्लैक डॉन का ही रूप है। चनाचा उसके मुतल्लिका एजेंसियों से राब्ते किए और ब्लैक डॉन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। इसने जो मालूमात हासिल की हैं इसके बारे में उसने मुझे सारी बातें बता दी हैं। इन मालूमात के मुताबिक ये तो पता नहीं चल सका है कि ब्लैक डॉन का असल रूप कौन सा है, लेकिन अब तक उसने जो रूप बदले हैं या खुद को छुपाने के लिए जो भी नाम बदले हैं इनके बारे में साइफन ने मुझे बता दिया है। उसने मकामी एजेंटों से लॉर्ड सिकंदर के पैलेस से चंद क्लूज भी हासिल किए हैं जिनके मुताबिक लॉर्ड सिकंदर के पास पाकिशिया के सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इमरान के साथ मिलने गए थे और उन्होंने भी लॉर्ड सिकंदर से डॉक्टर कासिम के बारे में पूछा था। लॉर्ड सिकंदर के रूप में चूंकि ब्लैक डॉन एक मुअज़्ज़ज़ शहरी था इसलिए उसने इमरान को बता दिया था कि डॉक्टर कासिम को उसने कहाँ छुपाया हुआ है। इसने सर सुल्तान ने इमरान को इस जगह का पता बताया था जहाँ हम गए थे। लॉर्ड सिकंदर ने सर सुल्तान और इमरान को कहा था कि इसने पाकिशा के मुफाद के लिए डॉक्टर कासिम को इस एजाद और फार्मूले समेत अपने पास रखा हुआ है। डॉक्टर कासिम बदस्तूर कोड बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब होता तो लॉर्ड सिकंदर उसे खुद पाकिशाही हुकाम के सामने पेश कर देता। हालांकि ऐसा नहीं था। लॉर्ड सिकंदर जो दरअसल ब्लैक डॉन था उसने सर सुल्तान और इमरान को डॉच देने की कोशिश की थी। ये इत्फाक ही हो सकता है कि इमरान जैसा इंसान लॉर्ड सिकंदर के डॉच में आ गया और वो वहाँ से चले गए। ब्लैक डॉन समझ गया था कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर इमरान डॉक्टर कासिम और कोड बॉक्स के लिए मैदान में उतर आया है। इसलिए उसने फौरी तौर पर लॉर्ड सिकंदर का रूप ख़त्म कर दिया और वहाँ से नए नाम और मेकअप में दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अब वो इत्मीनान से अपने नए ठिकाने पर बैठा होगा कि इमरान या हम में से कोई इस तक नहीं पहुँच सकेगा। साइमन की नई रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक डॉन ने डॉक्टर कासिम को अपनी तहवील में रखा हुआ है और सिवाय उसके और कोई नहीं जानता कि डॉक्टर कासिम कहाँ है। कॉटर ने तफसील बयान देते हुए कहा, तो क्या लॉर्ड सिकंदर का कोई ऐसा राज़दार नहीं है जो ये जानता हो कि लॉर्ड सिकंदर असल में ब्लैक डॉन है? लीजा ने होंठ भींचते हुए कहा, नहीं, अभी तक ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया जिसके बारे में कहा जा सकता हो कि वो ब्लैक डॉन की असलियत से वाकिफ़ है। इस बात का साइफन तक को इल्म नहीं क्योंकि ब्लैक डॉन की शख्सियत शुरू दिन ही से मुख्फी थी और अब भी है। कॉटर ने कहा, तो क्या अब हमें ब्लैक डॉन को तलाश करना पड़ेगा? लीजा ने कहा, जाहिर है जब तक ब्लैक डॉन हमें नहीं मिल जाता हम डॉक्टर कासिम तक नहीं पहुंच सकते और डॉक्टर कासिम तक पहुंचने के लिए हमारा ब्लैक डॉन को तलाश करना बेहद ज़रूरी है। कॉटल ने कहा, जिस इंसान को दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां तलाश नहीं कर सकी उसे भला हम इतने कम वक्त में कहाँ और कैसे तलाश कर सकेंगे? ऐसे इंसान एक लम्हे में यहाँ होते हैं और दूसरे लम्हे उनका ठिकाना किसी दूसरे मुल्क होता है। लीजा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चूंकि ब्लैक डॉन ने एमरजेंसी की वजह से फौरी तौर पर लॉर्ड सिकंदर का रूप ख़त्म किया है इसलिए वो अभी इस मुल्क में ही होगा और उसने नया रूप बदलने के बजाय ऐसा रूप बदला होगा जिससे उसकी शख्सियत मुतासिर ना हो।
और उसकी पाकिस्तान में वही अहमियत रहे जो लॉर्ड सिकंदर के रूप में उसे हासिल थी। कॉटन ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि उसने अपनी शख्सियत को ऊंचा रखने के लिए लॉर्ड सिकंदर के बजाय लॉर्ड के साथ कोई और नाम जोड़ लिया होगा। लीजा ने चौंक कर कहा, हाँ, साइफर ने मुझे इन नामों और हुलियों की तफसीलात फराहम की हैं, जिन नामों और हुलियों में ब्लैक डॉन वक्तन फ़ौक़तन इधर उधर होता रहता है। इसके जितने भी नाम हैं, इन नामों का अपना ही रोब और दबदबा है। वो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के रूप में आता है और कभी बिजनेस टाइकॉन के रूप में। साइफन की मालूमात के मुताबिक ब्लैक डॉन का ताल्लुक पाकिस्ता से ही मालूम होता है, क्योंकि उसने जितने भी नाम और रूप बदले हैं वो पाकिस्ता में ही बदले हैं और दूसरे ममालिक के बजाय इनकी ज़्यादा ठिकाने पाकिस्ता में मौजूद हैं। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि लॉर्ड सिकंदर को फौरी तौर पर गायब करने के बाद ब्लैक डॉन ऐसे ही किसी अमीर आदमी के रूप में किसी दूसरे नाम से ज़ाहिर हुआ होगा और हमें इस तक पहुंचना है। साइफन ने ब्लैक डॉन के जिन ठिकानों के बारे में बताया है, हम उसके इन ठिकानों पर जाएंगे। जाहिर है ब्लैक डॉन एक ही वजूद रखता है और उसने जितने भी दूसरे नामों के ठिकाने बना रखे हैं वहाँ वो एक वक्त में मौजूद नहीं हो सकता। इसके अक्सर ठिकाने खाली होंगे। वो जिस नए ठिकाने पर गया होगा वहाँ उसकी मौजूदगी ही हमें इस तक पहुँचाने का सबब बनेगी। हम इस तक पहुँचते ही उसे झपड़ लेंगे और उसके ज़रिए डॉक्टर कासिम तक पहुँच जाएंगे। कॉटन ने कहा, साइफर ने तुम्हें इसके कितने ठिकानों के पते दिए हैं? लीजा ने पूछा। अब तक की मालूमात के मुताबिक साइफन के पास ब्लैक डॉन के 7 नाम और 7 ठिकानों के पते हैं। इसके मकामी एजेंट एक्टिव हैं, उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। हमें ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ब्लैक डॉन के 7 ठिकानों को ही चेक करना है और जिस ठिकाने पर मुतलका शख्स मौजूद हुआ समझ लेना कि वही ब्लैक डॉन है, क्योंकि बाकी ठिकानों पर कोई नहीं होगा। कॉटन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासुरात क्यों नजर आ रहे थे? लीजा ने कहा, उलझन और परेशानी अब भी है। कॉटन ने कहा, लेकिन क्यों? इसकी कोई वजह भी तो होगी। लीजा ने कहा, साइफर ने मुझे जिन 7 ठिकानों को बताया है, अगर इन ठिकानों पर भी हमें ब्लैक डॉन ना मिला तो ये सोचकर ही मेरी परेशानी और उलझन बढ़ती जा रही है। और जैसा कि तुमने कहा है कि ऐसे अफराद का कोई भरोसा नहीं होता। इनका एक ठिकाना यहाँ होता है और दूसरा किसी और मुल्क में। अगर इमरान के खौफ से वो यहाँ से किसी और रूप में निकल गया तो हमारे लिए उसे ढूंढना आसान बन जाएगा और फिर ये भी मुमकिन है कि वो वक्ती तौर पर पाकिस्तान में ही रहे और डॉक्टर कासिम को एहतियातन किसी और मुल्क में छुपा दे। कॉटन ने कहा, ओह, फिर तो वाकई ये परेशानी वाली बात है। लीजा ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा, बहरहाल हम साइफन की दी हुई मालूमात का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और इन 7 ठिकानों पर जाएंगे। वहाँ से हमें शायद ऐसा कोई क्लू मिल जाए जिससे ब्लैक डॉन की असलियत खुलकर हमारे सामने आ जाए। एक बार उसकी असलियत हमारे सामने आ गई तो फिर दुनिया के जिस हिस्से में भी छुपा हुआ होगा वो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कॉटन ने कहा, इसके लिए तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। लीजा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, जाहिर है मंजिल तक पहुँचने के लिए मेहनत के साथ भागदौड़ तो करनी ही पड़ती है। कॉटन ने कहा, ओके, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम्हारे पास साइफन के दिए हुए 7 एड्रेस हैं, इनमें से तुम पहले किस एड्रेस पर जाना चाहते हो? लीजा ने पूछा तो कॉटन ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। फिर इसने जेब से एक तह किया हुआ कागज़ निकाल लिया। इस कागज़ पर इन 7 अफराद के नाम पते लिखे हुए होंगे जो साइफन की मालूमात के मुताबिक ब्लैक डॉन के रूप हो सकते हैं। अब तुम खुद ही देख लो कि हमें सबसे पहले इनमें से किससे मिलना चाहिए। कॉटन ने कागज़ लीजा की तरह बढ़ाते हुए कहा तो लीजा ने इससे कागज़ ले लिया और इसे खोलकर इस पर लिखे हुए अफराद के नाम और पते देखने लगी। इनमें सबसे पहला नाम सेठ बाकर का है जो इस मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन है। तुमने लिखा है कि सेठ बाकर का नाम लॉर्ड सिकंदर की तरह यहाँ बेहद मकबूल है और इसका भी लॉर्ड सिकंदर की तरह पाकिस्तान में बेहद असर व रसूख है। लीजा ने कागज़ पर लिखा हुआ एक नाम पढ़ते हुए कहा, हाँ, ये भी यहाँ का मशहूर आदमी है। उसके बारे में कहा जाता है ये बहुत कम पाकिस्तान में मौजूद होता है। इसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये अक्सर दुनिया के टूर पर ही होता है। कॉटन ने कहा, कैसे मालूम हुआ तुम्हें इसके बारे में? क्या ये भी तुम्हें साइफर ने ही बताया है? लीजा ने कहा, हाँ, कॉटन ने जवाब दिया। बाकी अफराद के नामों और उनकी तफसीलात से पता चल रहा है कि ये सभी नामवर आदमी हैं और ये सब भी बहुत कम पाकिस्तान में होते हैं। लीजा ने बाकी नाम देखते हुए कहा, हाँ, हमें इन सब की रिहाइशगाहों पर जाना है। जब तक हम इनकी रिहाइशगाहों पर नहीं जाएंगे हम इस बात का इल्म नहीं होगा कि इनमें से इन दोनों कौन कौन यहाँ मौजूद हैं, ये हाल ही में कौन यहाँ शिफ्ट हुआ है। कॉटन ने कहा, तो इसके लिए हमें इतनी भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है? लीजा ने मुँह बनाकर कहा,
भाग दौड़ नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ब्लैक डॉन इनमें से किस रूप में मौजूद है? कॉटर ने कहा, ये मैं तुम्हें यहाँ बैठे बैठे मालूम करके बता सकती हूँ कि इनमें से कौन सी शख्सियत यहाँ मौजूद है और कौन सी नहीं। लीजा ने मुस्कुराकर कहा तो कॉटर बेइख्तियार चौंक पड़ा। बैठे बैठे क्या मतलब? तो बैठे बैठे इनके बारे में कैसे बता सकती हो? कॉटर ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये सातों यहाँ के मशहूर व मकबूल अफराद हैं। हमारे पास इनके एड्रेस भी मौजूद हैं। हम अपनी एम्बेसी से इनके पर्सनल फ़ोन नंबरों का पता करा सकते हैं। इनके पर्सनल फ़ोन नंबर्स पर जब हम कॉल करेंगे तो जिसने हमारी कॉल रिसीव की पता चल जाएगा कि वो यहाँ मौजूद है, वरना बाकी नंबर या तो ऑफ होंगे या फिर उन्हें कोई और रिसीव करेगा। लीजा ने कहा, ये मत भूलो कि ये सातों एक ही आदमी के नाम हैं। इसने इन नामों से मुख्तलिफ नंबर हासिल कर रखे होंगे। हम जिस नंबर पर फ़ोन करेंगे वो इस नाम के तहत हमारा फ़ोन रिसीव कर सकता है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि हमारे इन सातों से बात हो जाए। तब कैसे पता चलेगा कि ब्लैक डॉन इनमें से किस ठिकाने पर मौजूद है? कॉटर ने मुंह बनाकर कहा, मैं इनकी रहायशगाहों के फ़ोन नंबरों की बात कर रही हूँ। रहायशगाहों में आने वाली फ़ोन कॉल ये खुद रिसीव नहीं करता होगा। हम कॉल करके कॉल रिसीव करने वाले से पूछ सकते हैं कि मुतलका शख्स मौजूद है या नहीं। लीजा ने कहा, नहीं, ये आइडिया मुनासिब नहीं। ब्लैक डॉन इंतहाई ज़हीन और शातिर है। इसने तमाम नंबरों का सेटअप ऐसा बना रखा होगा कि जिस नंबर पर कॉल हो वो डाइवर्ट होकर इसके मखसूस नंबर पर पहुंच जाए। इस तरह उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसे किस नाम के लिए और कहां से कॉल की जा रही है। वो फ़ौरन खुद को इस रूम में ढाल लेगा और फिर हम कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। कॉटर ने कहा, तो फिर हम यहाँ के किसी ग्रुप को हायर करते हैं और उन्हें मुख्तलिफ अफराद की तरफ रवाना करके खुद किसी एक एड्रेस पर चले जाते हैं जहाँ हम जाएंगे। अगर वहाँ मुतलका शख्स ना मिला तो हमारे हायर किए हुए अफराद में से यकीनन कोई हमें इतला देगा कि इनमें से कौन हाल ही में अपने ठिकाने पर शिफ्ट हुआ है। इस तरह हमारा वक्त भी बच जाएगा और हमें बिला वजह इधर उधर टक्करें भी ना मारना पड़ेंगी। लीजा ने कहा, हाँ, तुम्हारा ये आइडिया काबिल कबूल है। इसके लिए हमें किसी ग्रुप को हायर करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हमारे कई मकामी एजेंट मौजूद हैं। चीफ ने मुझे इनके नंबर्स दिए हुए हैं ताकि ज़रूरत के वक्त हम इनसे काम ले सकें। मैं उन्हें कॉल करके कह देता हूँ कि वो इन ठिकानों की चेकिंग करें और हम दोनों खुद भी किसी एक की तरफ रवाना हो जाते हैं। कॉटर ने कहा, ओके, तुम मकामी एजेंटों की ड्यूटियां लगाओ, तब तक मैं लिबास तब्दील करके आती हूँ, फिर हम दोनों भी यहाँ से निकल चलेंगे। लीजा ने कहा तो कॉटर ने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद लीजा जब वापस आई तो कॉटर वहीं बैठा हुआ था। चलो उठो, चलना नहीं है क्या? लीजा ने कॉटर को सोच में गुम देखकर तेज लहजे में कहा तो कॉटर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। नहीं, अभी नहीं, कॉटर ने जवाब दिया। क्या मतलब अभी नहीं? अभी नहीं तो कब? लीजा ने पूछा। मैंने मकामी एजेंटों को कॉल करके सातों एड्रेस बता दिए हैं। वो उन्हें चेक करने के लिए रवाना हो गए हैं। जब वो इतला देंगे तो फिर हम इस तरफ चल पड़ेंगे जहां ब्लैक डॉन मौजूद होगा। हम इस वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त वहां जाएंगे। कॉटर ने कहा, रात के वक्त? वो क्यों? लीजा ने पूछा। रात के वक्त एक तो इलाके सुनसान होते हैं और दूसरा ट्रैफिक का भी इज़्तिहाम नहीं होता, इसलिए कार्रवाई मुकम्मल करते ही हम फ़ौरन वहाँ से निकल खड़े होंगे और अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। इस तरह हमें किसी खतरे का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने एक मकामी एजेंट नेल्सन से मखसूस किस्म का असलहा मंगवाया है। वो शाम तक असलहा ले आएगा तो हम रेड करने में आसानी होगी। ब्लैक डॉन एक ताकतवर हस्ती का नाम है जो किसी भी रूप में क्यों ना हो उसने अपनी हिफाजत का खातिर ख्वाह इंतज़ाम कर रखा होगा। जब तक हम इन हिफाजती इंतजामात को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ब्लैक डॉन तक नहीं पहुंच सकेंगे। कॉटर ने कहा, ओह हाँ, ब्लैक डॉन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हमारे पास मखसूस असलहा होना वाकई ही बेहद ज़रूरी है। लीजा ने कहा, तो बस शाम को जब नेल्सन असलहा और अपने चंद साथियों को लेकर यहाँ आ जाए तो हम इसके साथ रात होते ही मतलूबा ठिकाने पर पहुँच जाएंगे और तेज़ एक्शन करते हुए ब्लैक डॉन को काबू कर लेंगे। फिर इससे डॉक्टर कासिम का पूछ कर इस तक पहुँच जाएंगे। कॉटर ने कहा तो लीजा ने अस्बात में सर हिला दिया। अभी रात होने में काफ़ी वक्त है, क्या मैं फिर से लिबास तब्दील कर आऊँ? लीजा ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम इस लिबास में अच्छी लग रही हो। कॉटर ने मुस्कुरा कर कहा तो जवाब में लीजा भी मुस्कुरा दी। इमरान ने कार एक अजीमुल शान इमारत के गेट के सामने रोकी। इस इमारत पर एक बड़ा सा नियॉन साइन जगमगा रहा था जिस पर जली हरूफ में सुप्रीम हाउस लिखा था। इमरान के साथ जूलिया थी जबकि इसके बाकी साथी अपनी कारों में इसके साथ यहाँ आए थे। इमरान को कार रोकते देखकर उन्होंने भी अपनी कारें साइड पर रोक दी थी। इनमें 4 स्टार्स की भी कारें थी। सुप्रीम हाउस के गेट के सामने 2 बारूदी दरबान खड़े थे जिनके कांधों पर जदीद साख्त की राइफलें लटक रही थी। इमरान की कार इसके पीछे बाकी कारों को रुकते देखकर वो चौंक पड़े। फिर इनमें से एक दरबान तेजी से इमरान की कार की तरफ बढ़ाया। यस सर, दरबान ने इमरान की तरफ देखकर कदरे करख्त लहजे में कहा।
नो सर, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। नो सर, क्या मतलब? दरबान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने यस सर कहा तो जवाब में मैंने तुम्हें नो सर कह दिया। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मेरा मतलब आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? दरबान ने सर झटकते हुए कहा। मैं इंसान हूँ और तुम्हारे सामने इस कार पे बैठ कर आया हूँ। इमरान ने कहा। किससे मिलना है आपको? दरबान ने मुंह बनाकर कहा। तुमसे, इमरान ने कहा तो दरबान हैरत से उसकी शक्ल देखता रह गया। मुझसे? क्या मतलब? दरबान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि मैं क्या सारी दुनिया जानती है कि सेठ बाकर से मिलने के लिए इस घर के सामने आकर सबसे पहले तुमसे ही मिलना पड़ता है। तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस रिहाइशगाह में इंसान तो क्या कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और मेरे तो पर भी नहीं हैं। इमरान ने कहा तो दरबान ने भी इख्तियार होंठ पीछ लिए। क्या आप सेठ साहब से मिलने आए हैं? दरबान ने इसी अंदाज में पूछा। आप नहीं, मैं सेठ साहब से मिलने आया हूँ, इमरान ने कहा तो दरबान हैरत से उसकी तरफ देखने लगा जैसे वो उसकी दिमागी सेहत के बारे में मशकूक हो। क्या आपने सेठ साहब से मुलाकात का वक्त लिया है? दरबान ने खुद पर हत्तुल वासे कंट्रोल करते हुए कहा। नहीं, सेठ साहब ने मुझे वक्त दिया है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। एक ही बात है, बहरहाल नाम क्या है आपका? दरबान ने कहा। सौलत मिर्ज़ा हीरेवाला, इमरान ने कहा। ओ, तो आप हैं सौलत मिर्ज़ा हीरेवाला, दरबान ने चौंक कर कहा। अगर मैं तुम्हें सौलत मिर्ज़ा हीरेवाला नहीं लग रहा तो मेरे इन साथियों को देख लो, शायद इनमें से तुम्हें कोई सौलत मिर्ज़ा हीरेवाला दिखाई दिया जाए। इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था? आपके बारे में तो कहा क्या था कि आप अपने एक सेक्रेटरी के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर ये सब? दरबान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैंने अपने एक सेक्रेटरी के साथ यहाँ आया हूँ, बाकी सब एक दूसरे के सेक्रेटरी हैं। मेरे सेक्रेटरी का सेक्रेटरी, फिर उसके सेक्रेटरी का सेक्रेटरी, और इस तरह लास्ट में लेडी सेक्रेटरी, इमरान ने कहा तो दरबान ने भी इख्तियार होंठ पीछ लिए। आप 1 मिनट रुके, मैं सेठ साहब को आपके बारे में बता देता हूँ, दरबान ने कहा और फिर मुड़कर तेज तेज चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर गेट के साथ एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था, वो सीधा इस कैबिन में गया था। इसे कैबिन में जाते देखकर बाकी सब कारों से निकलकर इमरान के करीब आ गए। क्या हुआ? जूलिया ने इमरान के करीब आकर पूछा। पता नहीं, वो सेठ साहब से पूछने गया है, इमरान ने कहा। क्या मतलब, क्या पूछने गया है वो सेठ साहब से? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही कि क्या हुआ है, दुआ करो कि उनके यहाँ लड़का ही हुआ हो। सुना है सेठ साहब की 10 बेटियां और 70 साल होने के बावजूद उन्हें बेटे की उम्मीद है। इस बार अल्लाह करे कि उनकी उम्मीद पर आए तो वो हमें खुश कर देंगे, इमरान ने कहा तो जूलिया हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। ये तुम क्या बेतुके बातें कर रहे हो? सेठ साहब हमें खुश कर देंगे, इससे क्या तुम्हारी मुराद है? जूलिया ने कहा। मेरा मतलब है कि सेठ साहब के घर अगर लड़का पैदा हुआ तो वो खुश हो जाएंगे, और हो सकता है इस खुशी में वो भी हमें शरीक कर लें और अपना ये घर हमारे नाम कर दें, और कुछ नहीं तो शादी में मुंह दिखाई पर मैं तुम्हें यही घर तोहफे में दूंगा। इमरान की जुबान चल पड़ी। लगता है तुम पर इस वक्त हमाकतों का भूत सवार है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। शुक्र करो कि मेरे सर पर भूत सवार है, अगर इसकी जगह तनवीर सवार हो गया तो मेरा सर गंजा होना तय समझो, इमरान ने कहा तो जूलिया ना चाहते हुए भी हंस पड़ी, जबकि इसकी बात सुनकर करीब खड़ा तनवीर बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, दरबान कैबिन से निकलकर बाहर आ गया। मुआफ करिए जनाब, दरबान ने उनके करीब आकर कहा। कर दिया मुआफ, इमरान ने कहा। मेरा मतलब है कि सेठ साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने आपसे मुआसरत कर ली है। उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए वो आज आपसे नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा है कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो फ़ोन पर आपसे खुद ही राब्ता काम कर लेंगे। दरबान ने जवाब देते हुए कहा। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ 3000 किलोमीटर का सफ़र इस छोटी सी कार में तय करके आया हूँ। इस सफ़र में मेरा हज़ारों रुपयों का पेट्रोल जल गया और अब सेठ साहब मुझसे मिलने से इनकारी हैं। ये अच्छी बात नहीं। इस पर मैं अपने सेक्रेटरी और उनके तमाम सेक्रेटरियों के साथ ना सिर्फ एहतजाज करूंगा बल्कि सेठ साहब के घर के सामने धरना भी दूंगा। ये धरना इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सेठ साहब मुझे मिलने का वक्त नहीं देते। क्यों साथियों? इमरान ने बाकायदा तकरीर करने वाले अंदाज में पहले दरबान से और फिर अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। मैंने आपको बताया है जनाब कि सेठ साहब की तबीयत ठीक नहीं, वो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते, उन्होंने मुआसरत कर ली है। दरबान ने कहा। मगर मुझे उनकी माजरत कबूल नहीं, इमरान ने कहा। क्या मतलब? दरबान ने चौंक कर कहा। मुझे आज अभी और इसी वक्त सेठ साहब से मिलना है। जाओ जाकर इनसे बात करो। अगर वो मुझे अभी ना मिले तो मैं उन्हें ऐसी दुआ दूंगा कि उनके घर एक साथ 8-10 लड़कियां पैदा हो जाएंगी, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा।
ये आप क्या कह रहे हैं जनाब, क्या आपकी तबीयत ठीक है? दरबान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मुझे 105 पर बुखार है। नज़ला जुकाम समेत मुझे इस वक्त 101 बीमारियों ने घेरा हुआ है और मैं सेठ पाकर और बाबा से इन बीमारियों का दम करा कर ही वापस जाऊंगा, या फिर जब तक सेठ पाकर बाबा मुझे इन बीमारियों के इलाज के लिए 10-20 करोड़ का चंदा नहीं दे देते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इमरान ने कहा। साथ ही उसने अपने साथियों को इशारा किया तो उसके साथी तेजी से आगे बढ़े। फिर इससे पहले कि दरबान कुछ समझता, सफदर और तनवीर ने एक साथ इस पर हमला कर दिया। उसे दबोचकर तेजी से एक तरफ खींच कर ले गए। दूसरा दरबान जो इनकी बातें सुनने के लिए उनके करीब आया हुआ था, इस पर कैप्टन शकी झपड़ पड़ा। चंद ही लम्हों में वो दोनों कैबिन में बेहोश पड़े थे। अगर तुम्हें इन दोनों को बेहोशी करना था तो इनसे इतनी फजूल बातें करने की क्या जरूरत थी, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वक्त ज़ाया करने की आदत जो पड़ गई है इससे, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। और तुम्हें हमारी बातों में टांग अड़ाने की, इमरान ने बरचिस्ता कहा तो तनवीर उससे घूर कर रह गया। अब क्या करना है जल्दी बताओ, जूलिया ने कहा। सब इमारत के गिर्द फैल जाओ और अंदर BMB फायर कर दो। इसके बाद ही हम अंदर जाएंगे ताकि ब्लैक डॉन को किसी खुफिया रास्ते से निकलने का मौका ना मिल सके, इमरान ने कहा तो इन सब ने असबाब में सर हिला दिए और तेज़ी से दाएं बाएं दौड़ते चले गए। रात का वक्त था इसलिए वहाँ हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। वैसे भी सेठ बाकर की रिहाइशगाह शहर से हटकर बनी हुई थी। अगर यहाँ हंगामा आराई हो भी जाती तो दूर दूर तक किसी को इल्म नहीं हो सकता था कि यहाँ क्या हुआ है। इमारत के गिर्द फैलते ही उन्होंने जेब से मोटी नालियों वाली गनें निकाली। फिर उन्होंने यके बाद दीगरे इमारत में शेल जैसे बम फायर करने शुरू कर दिए। जैसे ही शेल अंदर गिरना शुरू हुए, अंदर से हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और वह सब तेज़ी से पीछे हट गए। 2 मिनट में इमारत में मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो जाएंगे। सफदर ने वापस आकर इमरान से मुखातिब होकर कहा, इसके बावजूद तुम सब इमारत के गिर्द फैले रहो। हो सकता है कि ब्लैक डॉन ने बेहोश कर देने वाली गैसों से बचने के लिए कोई इंतज़ाम कर रखा हो और किसी रास्ते से इस इमारत से निकलने की कोशिश करे। इस इमारत से जो भी निकलता दिखाई दे उसे फ़ौरन धर लेना, इमरान ने कहा तो सफदर ने असबाब में सर हिला दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ब्लैक डॉन यहाँ से भी निकलने की कोशिश कर सकता है, जूलिया ने इससे मुखातिब होकर पूछा जो इसके करीब ही रुक गई थी। हाँ, वो इंतहाई ख़तरनाक क्रिमिनल है, इसलिए पेशबंदी के तौर पर यह ज़रूरी है कि हम उसे यहाँ से निकलने का कोई मौका ना दें। अब अगर वो हमारे हाथों से निकल गया तो फिर वो यकीनन पाकिशिया से ही निकल जाएगा। अगर वो पाकिशिया से निकल गया तो फिर इसका हमारे हाथ आना मुश्किल हो जाएगा, इमरान ने कहा। अगर वो किसी ज़ेरे ज़मीन खुफिया रास्ते से निकल गया तो, जूलिया ने कहा। मेरे पास SSVS मशीन है, इस मशीन को मैंने कार में ऑन कर रखा है। अगर इस इमारत के नीचे खुफिया रास्ते हुए तो इस मशीन के ज़रिए मुझे उनका पता चल जाएगा और वो जिस तरह से भी जाएगा इस तरह मौजूद अपने साथी को उसके पीछे लगा दूंगा। किसी भी ज़मीन दोस्त रास्ते का बैरूनी दहाना तो लाजमन होगा और वो जिस दहाने से भी बाहर आएगा हम उसे दबोच लेंगे, इमरान ने कहा। तो क्या वो मशीन तुम्हें कोई कॉशन देगी कि ब्लैक डॉन किस ज़मीन दोस्त रास्ते से भाग रहा है, जूलिया ने पूछा। हाँ, ये मशीन ज़मीन के नीचे ऑटोमेटिक अंदाज में खुलने वाले रास्तों के बारे में बताने का काम करती है। अब तक गैस इमारत से फ़िज़ा में तहलील हो चुकी होगी, क्या हम अंदर जा सकते हैं, जूलिया ने पूछा। हाँ आओ, इमरान ने कहा और तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे वो गेट पर बंदरों की सी फुर्ती से चढ़ता दिखाई दिया। गेट के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचते ही उसने रुककर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा। फिर उसने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। दूसरे लम्हे उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। चंद लम्हों बाद जूलिया ने गेट का ज़ेली दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खुला और इमरान का चेहरा दिखाई दिया। अंदर आ जाओ, इमरान ने दरवाजे से सर निकाल कर जूलिया से मुखातिब होकर कहा तो जूलिया असबात में सर हिलाकर आगे बढ़ी और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। पर यह देखकर वो हैरान रह गई कि सामने लॉन और बरामदे में बेशुमार मुसल्लह अफराद बेहोश पड़े थे। इन अफराद की तादाद किसी भी तरह 30 से कम नहीं थी। वो सब गैस के असर से बेहोश थे। इतने अफराद, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये सब ब्लैक डॉन के मुहाफिज हैं जो इस इमारत के हर हिस्से में फैले हुए हैं, इमरान ने कहा। ब्लैक डॉन को अपनी जान बहुत प्यारी है जो उसने अपनी रिहाइशगाह को इतने मुसल्लह अफराद से भर रखा है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे लोगों को अपनी जान से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं होता। अपनी जान बचाने के लिए ये दूसरों की लाशों के पुल से गुजरने से भी नहीं हिचकिचाते, इमरान ने कहा। इसने जूलिया के साथ इमारत की चारों अतराफ राउंड लगाया। इमारत की साइडों और उकबी हिस्से में भी बेहोश मुसल्लह अफराद पड़े हुए थे। यूँ लगता था जैसे ये कोई रिहाइश का ना हो बल्कि मुसल्लह अफराद का हेडक्वार्टर हो जो जंग पर जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।
और हर लम्हा असलहा से लैस रहते हैं। इमारत को चारों तरफ से चेक करने के बाद वो दोनों रिहायशी हिस्से की तरफ आ गए। फिर ये देखकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया कि रिहायशी हिस्से में जाने वाला दरवाज़ा बंद था। ये फौलादी दरवाज़ा था जो किसी कंप्यूटर सिस्टम से ओपन और क्लोज होता था। उसे ओपन और क्लोज जाहिर है अंदर से ही किया जाता था। रिहाइश गाह में जगह जगह क्लोज सर्किट टीवी कैमरे भी लगे हुए थे। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तिकोना बम निकाला और इस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही बम से लगा हुआ सुर्ख रंग का बल्ब स्पार्क होने लगा। इमरान ने आगे बढ़कर बम को फौलादी दरवाजे से चिपकाया और साथ ही उसने बम पर लगा हुआ दूसरा बटन प्रेस कर दिया। पीछे हटो, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा और खुद भी तेजी से पीछे हटता चला गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक जोरदार धमाका हुआ और फौलादी दरवाजे के पुरखचे उठते चले गए। आओ, इमरान ने कहा और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर तेजी से टूटे हुए दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। जूलिया भी इसके पीछे लपकी और फिर वो टूटे हुए दरवाजे से गुजरकर अंदर आ गए। इस तरफ एक राहदारी थी जो इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जा रही थी, जहां बेशुमार कमरे थे। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।